नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, आज बात करेंगे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे क्वेश्चन नीट है, जेई है, अदर आरपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बात कर रहे हैं उपसह संयोजक यौगिक। देखो, उपसह संयोजक यौगिक पढ़ने से पहले बात करते हैं अपन कंपाउंड की। यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल कंपाउंड, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक है सिंपल कंपाउंड, दूसरा है मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। तो पहले बात करते हैं अपन सिंपल कंपाउंड की। देखो, सिंपल कंपाउंड है वो एसिड एंड बेस की क्रिया से बनता है, यानी अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। जैसे बात करते हैं अपन, जैसे बात करें HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2O। ये NaCl है, एक साधारण लवण है। साधारण लवण में एक धनायन और एक ऋणायन होता है, यानी इस NaCl को जल में डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साधारण यौगिक हैं, उसमें एक धनायन और एक ऋणायन होता है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। देखो, मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड की बात कर रही, तो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड है ये दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों से बनते हैं। जैसे बात करते हैं अपन KCl, ये भी एक साधारण लवण है, प्लस MgCl2 6H2O बराबर KCl MgCl2 6H2, जिसको हम बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। उसी प्रकार अगला एग्जांपल देखें, बात करें K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O बराबर K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिटकरी, यानी पोटास एलम। उसी प्रकार बात करते हैं अगले एग्जांपल की, FeSO4, ये भी एक साधारण लवण है, प्लस बात करते हैं NH का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2 बराबर FeSO4 NH होल ट्वाइस SO4 6H2, जिसको हम बोलते हैं मोहर लवण, जो अपनी कक्षा 12 में प्रैक्टिकल टाइट्रेशन करते हैं उसमें काम आता है। उसी प्रकार अगला एग्जांपल है 4KCN प्लस FeCN होल ट्वाइस बराबर K4FeCN6। ये भी क्या है? एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते किसे? तो सुनो, यानी दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित कर वाष्पित करने पर नए स्टाइकियो
नए स्टाइकियोमेट्री यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्या कहा? दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित कर वाष्पित करने पर नए स्टाइकियोमेट्री यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसे आणविक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे कार्नेलाइट है, फिटकड़ी है, मोहर लवण है, K4HCN6 है। और एग्जाम्पल बात करें तो यहां CuNH3,4SO4 ये भी क्या है? मोलिकुलर कंपाउंड। तो अब बात करते हैं मोलिकुलर कंपाउंड की। आगे मोलिकुलर कंपाउंड को भी दो भागों में बांटा गया है। मोलिकुलर कंपाउंड को भी दो भागों में बांट रखा है। पहला है डबल साल्ट बोले या लैटिस कंपाउंड। दूसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अब बात करते हैं पहले डबल साल्ट की। देखो डबल साल्ट किसे कहते हैं? बात कर रहे हैं डबल साल्ट या लैटिस कंपाउंड। देखो जैसे बात करें अपनी FeSO4 NHSO4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। जब इसको हम जल में डालते हैं तो ये Fe+2 प्लस SO4 -2 प्लस NH4 प्लस SO4 -2 आयन देता है। उसी प्रकार बात करें अपनी K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। इसको भी जल में डालेंगे। ये लो जल, इसको जब जल में डालते हैं तो ये देता है K प्लस SO4 माइनस प्लस Al+3 प्लस SO4 -2। तो डबल साल्ट कहते किसे कहते? देखो यानी आपने देखा है मोहर लवण की बात करी तो मोहर लवण अपना क्या होता है? ठोस अवस्था में स्थायी होता है, जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जाता है। तो इसकी यहां से परिभाषा क्या बन जाएगी कि वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी हो। क्या कह रहे हैं? ठोस अवस्था में स्थायी लेकिन जल में डालने पर अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, उसे डबल साल्ट कहते हैं। अर्थात जल में पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। जैसे बात करें मोहर लवण की, बात करें फिटकड़ी की, ये कहते हैं अपने आयनों में टूट जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? डबल साल्ट। परिभाषा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी लेकिन जल में डालने पर अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, उसे डबल साल्ट कहते हैं। अर्थात जल में डालने पर अपने अवयवी आयनों का परीक्षण देते हैं। अब बात करते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो विद्यार्थियों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रही है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे बात करें K4FeCN6
की बात करें, जब इसको आप जल में डालते हो, इसको आप जल में डालते हो तो ये K4 प्लस FeCN6 और माइनस ये देता है। यह है कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन कहते किसे हैं, यानी अब देखो इसको हम जल में डाला तो ये यहां से Fe+2 और Cn- आयन का ये परीक्षण नहीं देता है क्योंकि यह अपने आयनों में नहीं टूटता है। अर्थात ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था तथा जलीय अवस्था दोनों में स्थायी होते हैं उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकुल यौगिक कहते हैं। अर्थात फिर रिपीट कर रहा हूं बस परिभाषा, ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था और तथा जलीय अवस्था दोनों में स्थायी होते हैं उसे संकुल यौगिक कहते हैं। अर्थात जल में डालने पर अपने अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, उसे संकुल यौगिक कहते हैं, जैसे ये K4FCN6। अब बात करते हैं उसके आगे बात कर रहे हैं संकुल यौगिक की। तो यहां से परिभाषा निकल के आती है अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहेंगे, तो ऐसे यौगिक, तो यहां से परिभाषा बन जाएगी इसकी क्या कि ऐसे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य आयनों या अणु के साथ उपसह संयोजक बंध से बंधित हो उसे उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। फिर रिपीट कर दूं, ऐसे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य आयनों या अणुओं के साथ उपसह संयोजक बंध से बंधित हो उसे उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसमें आगे नई हेडिंग है, बात कर रहे हैं मेन वर्ड से एंड definition related to coordination compound। बात कर रहे हैं मेन वर्ड्स एंड डिफिनेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उपसह संयोजक यौगिकों से संबंधित शब्द एवं परिभाषाएं। देखो अपने एक उदाहरण लेते हैं, K4FeCN6 ये एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखना इसमें इस वाहक को बोलते हैं आयनिक स्पेयर। क्या बोल रहे हैं, आयनिक स्पेयर। यहां से लेकर यहां तक जो ग्लूकोज तक बोले या बड़ा कोष्ठक बोले, इसको हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। उसके बाद में जो ग्लूकोज के जस्ट बाद में आता है उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। हमेशा इसकी पहचान करने का तरीका यही है कि ग्लूकोज के जस्ट बाद में मिलेगा वो केंद्रीय धातु परमाणु मिलेगा। तो ये हो गया अपना सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। इसके जो जस्ट बाद में हमेशा क्या मिलते हैं, लिगेंड। ये है लिगेंड। अब जो नीचे संख्या लिखी है इस संख्या को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब प्रत्येक डिटेल चर्चा कर रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 पर आयनिक स्पेयर की। आयनिक स्पेयर की बात कर रहे हैं।
देखो ये अपना एक संकुल है, एक संकुल है, संकुल, ये संकुल, इस संकुल में यह है वर्गाकार कोष्टक, ये वर्गाकार कोष्टक है, इस वर्गाकार कोष्टक की ये बायां भाग है, ये दायां भाग। तो आयनिक स्फीयर क्या कहेंगे, किसी संकुल में वर्गाकार कोष्टक के बाईं ओर या दाईं ओर, क्या कह रहा हूं, वर्गाकार कोष्टक के बाईं ओर या दाईं ओर आयनीकृत भाग क्या कहलाएगा, आयनिक स्फीयर, आयनिक मंडल। फिर सुनना, किसी संकुल में वर्गाकार कोष्टक के बाईं ओर या दाईं ओर आयनीकृत भाग आयनिक मंडल कहलाता है। जैसे बात कर ले अपनी CuNH3O4SO4, बात कर ले K4FeCN6, तो देखो इससे बनता है, इससे मिलता है हमें SO4 माइनस, इससे हमें ये मिलता है CuNH3O4 प्लस 2SO4 माइनस 2, और इससे मिलता है 4K प्लस FeCN6 माइनस। यहां K प्लस और SO4 ये क्या कहलाते हैं, ये काउंटर आयन, इनको हम काउंटर आयन भी बोलते हैं। यानी ये भी आयनिक मंडल में है और ये भी आयनिक मंडल में है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन भी बोलते हैं। तो आयनिक स्फीयर की परिभाषा क्या होगी, डिफिनेशन, किसी संकुल में वर्गाकार कोष्टक के बाईं ओर या दाईं ओर आयनीकृत भाग क्या कहलाएगा, आयनिक मंडल। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। अब बात कर रहे हैं नंबर 2 पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये अपना क्या है, ये अपना एक संकुल है, ये अपना एक संकुल है, और इस संकुल में ये वर्गाकार कोष्टक है, वर्गाकार कोष्टक। तो वर्गाकार कोष्टक के क्या कह रहा हूं, किसी संकुल में वर्गाकार कोष्टक के मध्य उपस्थित है अनआयनीकृत भाग क्या कहलाएगा, समन्वय मंडल। यानी वर्गाकार कोष्टक के मध्य उपस्थित अन्य आयनीकृत भाग कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समन्वय मंडल कहलाता है। यानी इसको गुरु कोष्टक कहें या बड़ा कोष्टक कहें, इसके अंदर जो उपस्थित भाग है वो क्या कहलाएगा, समन्वय मंडल। आगे बात कर रहे हैं, इसके बाद आता है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु CNA। देखो मैंने पहले कहा कि गुरु कोष्टक के जस्ट बाद में कौन मिलेगा, केंद्रीय धातु परमाणु मिलेगा। अब केंद्रीय धातु परमाणु कहते किसे हैं, ये अपना एक संकुल है, इस संकुल में ये परमाणु इससे एकांकी इलेक्ट्रॉन को लेता है, हमेशा ये देता है, ये लेता है, तो एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, तो ये दाता हो गया, ये ग्राही हो गया। दाता और ग्राही के बीच में कौन सा बंध बनता है, हमेशा उपसहसुष बंध बनता है। तो इसकी क्या डिफिनेशन हो जाएगी, किसी संकुल में वह परमाणु या आयन जो लिगेंडों से एकांकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो लिगेंडों से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अब ग्रहण कब करेंगे, इसके पास क्या होंगे, रिक्त कक्षक होंगे, तब ये इनसे एकांकी इलेक्ट्रॉन लेगा।
तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी कि किसी संकुल में वह परमाणु या आयन, किसी संकुल में वह परमाणु या आयन जो लिगेंड से एकांकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसको केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब देखो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास क्या मिलेंगे? रिक्त कक्षक मिलेगा। दूसरी बात, अब ये एकांकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। उसके बाद में बात आती है अपनी, तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? आयरन। बात कर रहे हैं उसके बाद में लिगेंड। अगला बिंदु पड़ा है लिगेंड सुनो, अभी मैंने कहा कि ये तो क्या है, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये ले रहा है, तो ये तो दाता है, ये ग्राही है। तो इसमें क्या हो गया? केंद्रीय धातु परमाणु ग्राही का कार्य भी कर रहा है और ये दाता कार्य कर रहा है। लिगेंड किसे कहेंगे? देखो वह लिगेंड किसे कहेंगे? वह आयन या अणु जिसके पास कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट हो, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो? प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। या दूसरी परिभाषा क्या कह सकते हैं कि वह आयन या अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या केंद्रीय धातु परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, डोनेट करता है। अब एकांकी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, तो किसकी भांति कार्य करेगा? लुईस बेस की भांति कार्य करेगा। तो लिगेंड की परिभाषा क्या हो गई? लिगेंड की परिभाषा यह हो गई कि वह आयन या अणु जिसके पास कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट हो उसे लिगेंड कहते हैं। या किसी संकुल में वह आयन या अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट डोनेट करता है, प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के कारण लुईस क्षार की भांति कार्य करते हैं। अब देखो लिगेंड की हम चर्चा डिटेल से और बाद में करेंगे। देखो यहां लिगेंड कौन है? जैसे एग्जांपल की बात करें तो ये CN- लिगेंड है, NH3 ये भी लिगेंड होता है, H2 लिगेंड होता है। तो लिगेंड की चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद में आगे आता अपना कोऑर्डिनेशन। इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर सुनना। तो अगली परिभाषा अपनी है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां से क्वेश्चन पुट होता है बार-बार, किसी संकुल दे दिया जाता है और उसी क्वेश्चन पूछते हैं बार-बार हर एग्जाम में, जैसे नीट है, जेई है या अदर आरपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है। तो बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और बहुत ही शानदार देगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का, कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखो पहले तो हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन परिभाषा बात कर लेते हैं। ये अपना एक संकुल है। इस संकुल में आपने अभी सुना कि ये तो है केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड, तो इसका कार्य है एकांकी इलेक्ट्रॉन इसको देना, तो ये देगा और ये लेगा, यानी ये दाता हो गया, ये ग्राही हो गया। तो दाता और ग्राही के बीच में कौन सा बंध बनता है? हमेशा उपसंयोजक आबंध बनता है। उपसंयोजक आबंध बनता है। तो कितने उपसंयोजक आबंध बनेंगी? जितने लिगेंड है, तो कितने लिगेंड? 6, तो कितने आबंध बनेंगे? 6 आबंध। तो इसकी परिभाषा ऐसे निकल जाएगी, किसी संकुल में लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाए गए उपसंयोजक आबंधों की संख्या, यानी ये लिगेंड है, इसके साथ कितने उपसंयोजक आबंध बनाएगा, वो उपसंयोजक आबंधों की संख्या क्या कहलाएगी?
समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहलाएगी। समझ में आई? फिर रिपीट कर देता हूं मैं कि लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाए गए उप सहसंयोजक आबंधों की संख्या क्या कहलाएगी? उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। देखो जैसे इसी संकुल की बात कर रही तो इसकी समन्वय संख्या 6 है, इसकी समन्वय संख्या 6 है। फिर मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, COEN 3+3+। एक एग्जांपल और लेता हूं, CrH2O होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस +3। तो देखो दोनों में अपनी समन्वय संख्या निकाल रही। तो यहां अपना EN है, अपना यहां EN एक द्वितंतुक लिगेंड है, इसकी वर्किंग बात करेंगे बाद में। द्वितंतुक लिगेंड है तो इसमें 2 दाता परमाणु है। कितने हैं? 2 दाता परमाणु, यानी ये EN जिसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन होता है। अब एक EN में 2 दाता परमाणु हैं तो 3 में कितने हो गए? 6। तो कितने बंद बनेंगे? 6 बंद बनेंगे। तो इसमें इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। अब यहां देखो ये एक तंतु लिगेंड है, ये भी एक तंतु लिगेंड है, 3 लिगेंड ये हैं तो 3 बंद तो ये बनाएंगे, 3 बंद ये बनाएंगे, कितने बंद हो जाएंगे? 6। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या परिभाषा क्या हुई कि किसी संकुल में लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाए गए उप सहसंयोजक आबंधों की संख्या क्या कहलाएगी? समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या। अब आगे बात करते हैं, अगली बात कर रहे हैं परिभाषा में ही। अगली परिभाषा अपनी है होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा एक परिभाषा हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो यहां तो नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है होमो मान समान, यानी ऐसे संकुल। देखो मैं लिख रहा हूं एग्जांपल, CONH3 6+3, यहां लिख रहा हूं CrH2O3 NH3+3। तो इसमें तो देखो एक ही प्रकार के दाता समूह हैं, इसमें अलग अलग है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। तो होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे? ऐसे संकुल जिसमें एक ही प्रकार के, क्या कह रहा हूं, ऐसे संकुल जिसमें धातु परमाणु से एक ही प्रकार के दाता समूह जुड़े हो, उसे बोलेंगे होमोलैक्टिक संकुल। हेटेरोलैक्टिक देखो अलग है, यहां तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, यहां नाइट्रोजन डोनेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? ऐसे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को एक से अधिक प्रकार के दाता समूह जुड़े हो। क्या कह रहा हूं मैं कि ऐसे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक से अधिक प्रकार के दाता समूह जुड़े हो, उसे हेटेरोलैक्टिक संकुल कहते हैं। तो ये तो अपना आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी के साथ विद्यार्थियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।